Hey guys, good evening, good morning, good afternoon. Uh, I'm Kaustav and welcome back to your very own channel GST with Kaustav. So ये जो अटेम्प्ट अभी आ रहा है ये अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रॉमिस किया था जितने भी ट्रिकी चैप्टर्स है उतने मैं करवा दूंगा बिकॉज आई वॉज इनिशियली आइंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट दैट इज़ मे अटेम्प्ट। तो फिर कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर आपका लेक्चर्स अच्छा लग रहा है हम लोगों को, तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी चैप्टर्स है वो सब ये अटेम्प्ट के लिए करवा देते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज मैनर ऑफ पेमेंट चैप्टर, राइट। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। दिस इज yes, our chapter is manner of payment। मतलब which means manner of GST payment। See, as always, फर्स्ट हम लोग ये देखेंगे ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है जो CGST, SGST एंड IGST है उसका ITC कैसे यूटिलाइज होता है, ITC यूटिलाइजेशन ये सीखेंगे। एंड दूसरा पार्ट में TDS TCS that is section 51 and section 52। So this is our objective। CGST, SGST, IGST ये तीनों में ITC का यूटिलाइजेशन कैसे होता है एंड TDS TCS सेक्शन 51 एंड 52 ये अपना ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड द चैप्टर इज मैनर ऑफ GST पेमेंट, राइट। फिर देखो इस चैप्टर का एक छोटा सा बैकग्राउंड है स्टार्ट में, या फिर ओवरव्यू भी बोल सकते हो। तो पहले ये एक बार सीखते हैं। यहाँ पे ये इनवर्ड IW का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा। दिस इज इनवर्ड सप्लाई। मान के चलते हैं 1,00,000 रुपीज़ एट द रेट 18% GST का रेट है। तो इसमें इनपुट टैक्स पेमेंट करना होगा। इनपुट टैक्स पेमेंट किया तो उसका ITC भी मिल जाएगा एंड रिटर्न भरना होगा GSTR 2 बाई 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। एंड उसमें क्या होगा ई क्रेडिट लेजर अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे बैठा हुआ है जो टैक्सेबल पर्सन है वो, दिस इज आर टैक्सेबल पर्सन। ये यहाँ पे फिर कुछ आउटवर्ड सप्लाई भी दे रहा है। एंड ये जो इनवर्ड आउटवर्ड का जो बात है ना, ये पूरा जो कहानी चल रहा है दिस इज फॉर द सेम मंथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से मई का बात चल रहा है तो मई महीने में जो भी हो रहा है वो सब। आउटवर्ड में क्या किया, 2,50,000 का 18% में GST पे किया। तो ये अमाउंट कितना आता है एक बार कैलकुलेट कर लो। 1,00,000 का 18% इज 18,000 और यहाँ पे 2,50,000 इंटू 18% विच कम्स टू 45,000। तो ये बन गया इसका आउटपुट टैक्स। उसमें रिटर्न फाइल मतलब
जो फाइलिंग का क्राइटेरिया है दैट इज GSTR 1 बाई 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इसमें से ई लायबिलिटी रजिस्टर उसका अपडेट हो जाएगा, राइट। एंड आउटपुट का जो GST पेमेंट करना है ना, ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो बाय यूटिलाइजिंग द ITC एंड बैलेंस कैश। ये जो कैश वाला है दिस इज बैलेंस अमाउंट, मीन्स अभी इसमें क्या चक्कर है, देखो देखो यहाँ पे आउटपुट टैक्स इज 45,000 लेस ITC। ITC कितना हो गया, 18,000। तो ITC वाला जो बैलेंस है वो ई क्रेडिट लेजर से एडजस्ट होगा। एंड तो बैलेंस कितना है, 45,000 माइनस 18,000 दैट इज 27,000 बैलेंस है। ये जो बैलेंस अमाउंट है फ्रॉम ई कैश लेजर। एंड जो ई कैश लेजर है दिस इज नथिंग बट अ कैश वॉलेट लाइक पेटीएम। आप रिचार्ज कराओगे, उसमें वॉलेट में पैसा डालोगे एंड वॉलेट से आप GST का पेमेंट करके चलोगे। सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है ये वाला चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं आगे चल के। इधर पे था ई क्रेडिट लेजर, दिस इज़ ई कैश लेजर। जर्नल एंट्रीज उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो आप लोग खुद से एक बार देख लेना, बिकॉज रिवीजन क्लासेस है उतना समय नहीं दे पाऊँगा। फिर देखो ये हाउ टू यूज़ ITC। जो ITC का यूटिलाइजेशन है दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेरी चैप्टर। तो स्टेप 1 S1 मतलब स्टेप 1 प्रायोरिटी। इसमें क्या देखेंगे, प्रायोरिटी ऑफ यूज़ ऑफ ITC, मतलब ITC को कैसे यूज़ करना है उसका प्रायोरिटी पहले चेक करेंगे। अभी क्या प्रायोरिटी है भला, एक तो पहले जो सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी है ना, चाहे प्रायर पीरियड का हो करंट पीरियड का हो, वो तो पहले सेटल करना है। उसके बाद आते हैं रीअसेस्ड लायबिलिटी। रीअसेस्ड लायबिलिटी मतलब डिमांड अंडर सेक्शन 73 एंड 74, मतलब शो कॉज नोटिस एंड डिमांड ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर, वो वाले केसेस का बात कर रहे हैं, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74। सेक्शंस भी हाथ के हाथ याद रख लो, अलग से एफर्ट नहीं डालना है। फिर मैनर ऑफ यूज़, अभी किसका यूज़ है, मैनर ऑफ यूज़ ऑफ ITC, मतलब ITC को कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखना है। एक तो देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल जो रैंक का बात है वो, यहाँ पे गाइज C stands for CGST, I stands for IGST and S stands for SGST, UT stands for UTGST, that is Union Territory GST। तो SGST एंड UTGST ये सेम रैंक में आता है। तो इधर पे दिस इज CGST, दिस इज IGST एंड दिस इज SGST या फिर UTGST, राइट। पहले तो देखो जो CGST है वो CGST के साथ उसका सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो CGST है वो IGST के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा, मतलब C से दो एरो जा रहा है, एक तो CGST नहीं तो IGST। बट ये चीज़ नोटिस करो, C से S का मतलब यहाँ से C से SGST का कोई एरो नहीं जा रहा है, राइट गाइस। तो ये नोटिस करने वाला बात है। फिर देखो जो IGST है ना,
आईजीएसटी से एक एरो चला गया। पहले तो देखना कि आईजीएसटी आईजीएसटी के साथ डेफिनेटली सेट ऑफ होगा, घर का ही बात है। फिर आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो रहा है। एंड लास्ट में देखो आईजीएसटी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ हो रहा है। तो आईजीएसटी से तीनों तरफ ही एरो निकला हुआ है। इसका एरो तीनों तरफ है, यहाँ से दो एरो है, एंड जो एसजीएसटी है यहाँ से भी दो एरो निकलेगा। तो एसजीएसटी से एक तो खुद का घर घर का ही बात है, एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी ये तो सेट ऑफ हो ही जाएगा। एंड दूसरा आईजीएसटी भी सेट ऑफ हो जाएगा और सीजीएसटी के साथ एरो नहीं बन रहा है। मतलब यहाँ पे जो जो बेसिक अपना फंडा है ना, ये सीजीएसटी आईजीएसटी वाला जो क्रॉस कनेक्शन है, दिस इज नॉट अलाउड। ये यहाँ का मेन फंडा है याद रखने का। ठीक है गाइज। फिर आते हैं इंटरनल रैंकिंग में। ये हो गया इनका एक्सटर्नल रैंकिंग। फिर देखो एक इंटरनल रैंकिंग भी है। तो जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी पहले तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी है आईजीएसटी में ही उसको यूटिलाइज करना है। अगर बैलेंस कुछ रह गया वो केस में सेकंड प्रायोरिटी में इधर पे सीजीएसटी नहीं तो एसजीएसटी इन एनी रेशियो। एनी मीन्स एनी मतलब आर्बिट्ररी, आप कैसे भी कर सकते हो। तो पहला तो इधर आईजीएसटी में कर दो, दूसरा सीजीएसटी और एसजीएसटी इन एनी रेशियो, राइट। इसका कोई फिक्स्ड रेशियो है नहीं। फिर दूसरा देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो सीजीएसटी है। सीजीएसटी पहले पहले ये इतना याद रखना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना वो खुद के साथ होगा, मतलब सीजीएसटी अपने साथ होगा। फिर इसका सेकंड प्रायोरिटी है आईजीएसटी के साथ करना है। मतलब सीजीएसटी एक तो खुद के साथ होगा, नहीं तो आईजीएसटी के साथ होगा। यहाँ पे भी वही वाला बात है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में नो सेट ऑफ। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एक तो आपका एसजीएसटी क्रेडिट है, तो वो पहले तो एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी ये चेक करना है, बैलेंस कुछ रह गया तो आईजीएसटी के साथ करो सेट ऑफ। आई होप यू गाइज आर क्लियर ऑन दिस क्रेडिट सेट ऑफ वाला पार्ट। इससे ज़्यादा और डिटेल में इसमें कुछ है नहीं। सम्स जब करोगे ना तब ये चीज़ एकदम और क्लियर बैठ जाएगा। फिर यूज ऑफ कैश बैंक टू सेटल आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी। मतलब ये पूरा जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ ई कैश लेजर, ये पूरा प्रोसेस अभी आप लोगों को समझाएंगे। प्रोसेस ऑफ ई कैश लेजर, इसमें क्या है देखो। स्टेप 1, फर्स्ट चालान क्रिएट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आप पोर्टल में जाओ। फिर पहला स्टेप है चालान। ये चालान जैसे ही आप क्रिएट करोगे ना, उसके तुरंत बाद एक सी पिन नंबर जनरेट होगा। अभी सी पिन स्टैंड्स फॉर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा। फिर वही स्टेप में रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी टाइप, टाइप मतलब आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, अरे टाइप मतलब आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है। कौन सा आपका जीएसटी है वो आप मेंशन करके चलोगे। एंड इंटरेस्ट वगैरह कुछ देना है क्या, वो भी चालान में आप मेंशन कर दोगे। मतलब
पहला जो स्टेप है, आपका जो चालान क्यों जनरेट कर रहे हो एंड उसका रेलिवेंट डिटेल्स दे दो। तो यहाँ पे चालान आ गया, सिपिन हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, जो स्टेप 2 है, नाउ डिपॉजिट इनटू द बैंक। अभी आपको बैंक में डिपॉजिट करना है। दो ऑप्शन है, एक तो ऑनलाइन कर सकते हो वाया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईसीएस, नहीं तो ऑफलाइन चलता है ये कुछ केसेस में, जहाँ पे अप टू 10,000, मतलब 10,000 भला क्या है, टैक्स अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 10,000, वो वाले केसेस में अलाउड है। दूसरा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफिस, इनके केस में कैश में चलेगा। फिर रिकवरी एट्सेट्रा, मतलब जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का केसेस है ना, मतलब जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर इज मेकिंग टैक्स रिकवरी, मतलब जो टैक्सेबल पर्सन है उसने खुद से टैक्स पेमेंट किया नहीं था, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर इशू किया एंड उसी के बेसिस में टैक्स निकाल के रख दिया एंड रिकवरी कर रहे हैं टैक्स का। तो वो वाले केसेस में ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। फिर अपना स्टेप 3 है, फंड क्रेडिटेड इन बैंक। इसके बाद जब फंड बैंक में जमा हो जाता है, मतलब ऑलरेडी द क्रेडिट इज डन इन द बैंक अकाउंट, देन एक सिन नंबर जनरेट होता है। अभी सिन नंबर का क्या मतलब है, पहला वाला था सिपिन, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कई बार लगता है दोनों सेम ही है बट है नहीं। सिन का मतलब है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये सिन जनरेट हुआ। जो सिन है ना, सिन 17 डिजिट नंबर है, उसमें जो सी पिन था 14 डिजिट वो रहेगा एंड 3 डिजिट बैंक का ब्रांच कोड रहेगा। तो 14 डिजिट सी पिन का हुआ, बैंक का ब्रांच कोड 3 डिजिट ऐड हुआ, सिन नंबर बन गया 17 डिजिट का। अभी ये जो सिन नंबर जनरेट हुआ, नाउ योर बैंक विल कम्युनिकेट टू द जीएसटी पोर्टल अबाउट रिसिप्ट। मतलब देखो इसका क्या मतलब है, sin is generated means bank branch code is also generated, which further means payment is done। तो ये अश्योरेंस जीएसटी पोर्टल को चाहिए होता है कि आपका ई कैश लेजर में पेमेंट हुआ है कि नहीं है। अभी पेमेंट हुआ है तो ई कैश लेजर विल गेट अपडेटेड, आपका वॉलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। फिर क्या, फिर अपने पहुंचते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 भला क्या है, ये रिटर्न फाइलिंग का स्टेप है। शो एडजस्टमेंट्स, मतलब आपने जो जो किया है अभी तक। एक तो ऊपर वाला अपना जो एग्जांपल था, तो यहाँ पे आउटपुट लायबिलिटी आ रहा था 45,000, उसमें से आईटीसी यूज़ किया, कहाँ से किया, ई क्रेडिट लेजर, क्योंकि क्रेडिट जो है रहता है ई के क्रेडिट लेजर में पड़ा रहता है। तो 18,000 आ रहा था, वो लेस किया। जो बैलेंस अमाउंट आया ना, बैलेंस अमाउंट पेएबल इन कैश, ये जो कैश पेमेंट होगा, दिस विल बी मेड फ्रॉम योर ई कैश लेजर एंड द अमाउंट इज 27,000। तो फाइनली
ये फॉर द मंथ ऑफ मई, तो मई में आपको इतना अमाउंट कैश में पे करना पड़ा। ठीक है, पूरा प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक छोटा सा नोट है, आईटीसी इज यूज्ड ओनली फॉर आउटपुट टैक्स। जो आईटीसी ई क्रेडिट लेजर में पड़ा है ना, दैट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर पेइंग आउटपुट टैक्स। जो आईटीसी है विच मीन्स जो आपका ई क्रेडिट लेजर वाला आईटीसी दिख रहा है, दैट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ओनली, which automatically means that does not include ITC। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला ITC है वो आप पे नहीं कर सकते हो, कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते हो, पेनल्टी नहीं पे कर सकते हो। तो ये सब जो चीज़ है ना, इसको कैसे पेमेंट कर सकते हो? ओनली इन कैश। देखो ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट शायद है नहीं, इसको स्किप मार देंगे, बट नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है सम्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो कैश बैलेंस है दैट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, एनी मीन्स एनी, चाहे पेनल्टी हो, कोई भी आपका इंटरेस्ट हो, पेनल्टी हो, आरसीएम वाला आईटीसी हो, हर एक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर एक और छोटा सा नोट है, एनी एक्सेस बैलेंस इन द ई कैश लेजर और ई क्रेडिट लेजर इज रिफंडेड अंडर सेक्शन 54 आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी। मतलब दैट इज ऑल टैक्स ड्यूज। आपका सारा टैक्स ड्यूज जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ई कैश लेजर या फिर ई क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा हुआ है दैट विल बी रिफंडेड अंडर सेक्शन 54। ये चीज़ रिफंड चैप्टर में इन डिटेल है। अभी के लिए इतना नॉलेज ही चाहिए कि रिफंड मिल जाएगा। अभी रिफंड कैसे मिलेगा, उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन करना होगा, GSTRFD01 फाइल करना होगा। ये सब चीज़ है वो रिफंड चैप्टर में इन डिटेल में है, तो वहीं पे सीखेंगे, राइट। तो गाइस आई होप अभी तक आप लोगों को ये चैप्टर स्मूथ जा रहा होगा। तो यहाँ तक का बात कर लिया आपने। फिर देखो, प्रिजम्पशंस ऑफ पासिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। प्रिजम्पशन ऑफ पासिंग इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये बेसिकली रिफंड चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है, उसका ही एक्सटेंशन यहाँ पे है। एवरी पर्सन हु हैज पेड टैक्स अंडर दिस एक्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड to have passed on, presumed to have passed on the full incidence of tax to the recipient। जो सप्लायर है, जब सप्लायर ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया है सप्लायर ने, तो वो टाइम पे गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेता है कि उसने टैक्स का बर्डन भी शिफ्ट कर दिया रेसिपिएंट को of such goods and service unless a contrary proved by him। and ये इसमें जो प्रिजम्पशन है ना, दिस प्रिजम्पशन ये अनजस्ट एनरिचमेंट को प्रिवेंट करने के लिए है। अभी ये प्रिजम्पशन है, तो प्रिजम्पशन क्यों है वो भी तो जानना ज़रूरी है भाई।
तो प्रिजम्पशन का जो रीज़न है वो ये है, अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ अ पर्सन, उसको रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा सिस्टम बनाया है। फिर देखो, डेट ऑफ क्रेडिट मतलब क्या? डेट ऑफ क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट इज इक्वल टू डेट ऑफ डिपॉजिट इनटू ई कैश लेजर। मतलब बड़ा ही सिंपल चीज़ है यार। मतलब जिस दिन आपका पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो वही दिन माना जाएगा डिपॉजिट इनटू ई कैश लेजर, बिकॉज ये रियल टाइम ट्रांजैक्शन होते हैं, रियल टाइम बेसिस। ये इसका रीज़न है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चैप्टर में जो टैक्स ड्यूज आएंगे ना, टैक्स ड्यूज का मतलब है टैक्स पेएबल ओनली, दैट इज जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस। अदर ड्यूज उसका मतलब है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एटसेट्रा। एक तो है टैक्स ड्यूज जो प्राइमरी है, उसमें जीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेस आता है। दूसरा है अदर ड्यूज, उसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी वगैरह आ जाएंगे। फिर सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है जब आपका टैक्स पेमेंट करने में डिले होता है, वो केस में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करके चलना है, तो ये सेक्शन अपने को वो सिखाएगा। ठीक है, तो गाइज एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे आप भी ब्रेक ले लिया करो, ज़रूरी होता है ब्रेक्स, दिमाग काम नहीं करता है फिर। चलो ब्रेक हो गया। चाय वाय कुछ लिए कि नहीं, या फिर ऐसे ही बस खाया पिया करो यार। चलो इंटरेस्ट वाला पार्ट को पढ़ते हैं आगे। तो सेक्शन 50 ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है अपने को पहले कि इंटरेस्ट कब लेवी होगा, दैट इज व्हेन। इसका ये जवाब है व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स बट ही फेल्स टू पे विद इन द टाइम। वो केस में इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा एट द रेट ऑफ 18%। कब से लेवी होगा? फ्रॉम द नेक्स्ट डे व्हेन ही बिकेम, मतलब व्हेन द टैक्स बिकेम ड्यू एंड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जीएसटी में होगा ना, ये ऑलवेज डेज बेसिस में होगा। दैट इज काउंट द नंबर ऑफ डेज एंड नॉट इन मंथ्स। मतलब मंथली कैलकुलेशन नहीं होगा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बोलना था। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ये ले सकते हैं। समझो कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं। समझो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ रहा था मई में, तो ये केस में इसका टैक्स पेएबल इज ऑन 20th जून। ये टैक्स पेमेंट का डेट है। अभी समझो इसने टैक्स पेमेंट किया, मतलब 20th जून है, बट पेड ऑन 30th जुलाई। तो ये वाला केस में
डिले तो हुआ, अभी डिले कितना दिन का हुआ कैलकुलेट कर लो। जून में 10 दिन का है और जुलाई में 30 दिन का है, तो 40 डेज का डिले हुआ। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट इज इक्वल टू, आर्बिट्रेली एक एग्जांपल लेते हैं। सब जो टैक्स पेएबल अमाउंट था 1 लाख रुपीज़, उसमें 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। वो 80%, 18% का जो इंटरेस्ट है ना, वो लग जाएगा 40 डेज के लिए। सो दिस विल बी आवर कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया मई में, टैक्स पेएबल था 28 जून, फिर बट बंदे ने पे किया 30 जुलाई को, डिले होगा हो मतलब डिले ऑलरेडी हो गया। कितना दिन का डिले है? 40 दिन का। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1 लाख इंटू 18% इंटू 40/365। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन में एक ट्विस्ट भी है। कुछ सेंसिटिव मैटर्स है, बेसिकली दो है। एक तो एक्सेस आईटीसी बुक कर लिया है, दूसरा लोअर आउटपुट टैक्स पे किया। अभी लोअर आउटपुट टैक्स कब पे कर सकता है कोई? बाय इशूइंग बोगस इनवॉइस, नहीं तो बाय चार्जिंग लोअर रेट ऑफ टैक्स। तो ये दोनों केस में लोअर आउटपुट टैक्स पेमेंट आ सकता है एंड एक्सेस आईटीसी बुक कर सकता है, चाहे इंटेंशनली हो या फिर गलती से ही कर दिया हो। ये दोनों केस में सेंसिटिव मैटर्स माना जाता है, बिकॉज टैक्स इवेशन हो रहा है। सेंसिटिव मैटर क्यों भला? इसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। तो टैक्स इवेजन को रोकने के लिए एज अ पेनल्टी गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस 24% इंटरेस्ट ऑन सच अनड्यू एडवांटेज। मतलब जो 18% था ना, दिस इज़ लाइक अ पेनल प्रोविजन। तो एज अ पेनल्टी वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उनसे। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट वाला पार्ट ख़त्म हुआ। फिर आगे अपना कॉन्सेप्ट चालू होगा टीडीएस का। टीडीएस से आप लोग आईपीसीसी से सब लोग जानते हो व्हाट इज टीडीएस। डीटी में पढ़ते हैं सब। देखो, अभी टीडीएस किसको काटना है? मतलब ये वाला जो साइड है ना, ये है हु इज द डिडक्टर। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर यहाँ पे है। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो या फिर अदर नोटिफाइड पर्सन्स हो। बेसिकली इतना याद रख लो, इन जनरल government departments need to deduct tax under section 51. This is a general note. ये भी एग्ज़ाम में याद रह गया तो आपका काम चल जाएगा, राइट? तो देखो यहाँ पे गवर्नमेंट मे मैंडेट टू डिडक्ट 1% ऑफ पेमेंट मेड और credited to the account of the supplier by recipient। मतलब
ईदर पेमेंट मेड होगा और क्रेडिटेड होगा, ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, लाइक सेम एज डी। तो सप्लायर को टैक्स डिडक्ट करना होगा एट द रेट ऑफ 1%। ठीक है। एंड कहाँ पे डिडक्ट करना होगा? जहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 2,50,000 ओनली एज पर द एग्रीमेंट। एंड इसमें जो 1% वाला रेट है ना, दिस इज CGST 1%, SGST 1%, कंबाइंड रेट जब IGST लगेगा वो केस में 2% TDS लग जाएगा। ये ध्यान से याद रख लो, CGST 1%, SGST भी 1%, एंड जहाँ पे IGST एप्लीकेबल है वो वाले केसेस में 2% TDS एप्लीकेबल है। फिर एक छोटा सा नोट है, नो TDS मतलब TDS नहीं लगेगा कब, कौन से वाले केस में? एक तो देखो इधर पे सप्लायर हो गया, ये रेसिपिएंट है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई सप्लाई दिया, तो लेट अस एज्यूम सप्लायर यूपी में, उत्तर प्रदेश में है, रेसिपिएंट हरियाणा में है। तो यूपी में, एंड ये वाले सप्लाई का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी मान के चलते हैं यूपी में निकला है, प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो यूपी। तो जो इधर वाला साइड है ना, मतलब ये डॉटेड लाइन से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये साइड ए साइड भी करके ऐसे समझा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को समझने में, याद रखने में ईजी रहेगा। दिस इज आवर साइड ए, दिस इज आवर साइड बी। तो यहाँ पे एक क्रक्स है, साइड बी वाला जो स्टेट है दैट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन साइड ए, तो नो TDS। मतलब क्या इसका? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लाउड में लिख दिया इसलिए एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन आते हैं। जो इधर वाले स्टेट्स हैं ना, जैसे हरियाणा, हरियाणा देखो साइड ए में कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो ऐसा जो सिचुएशन जब होगा, जो साइड बी वाले स्टेट साइड ए में नहीं दिखेंगे, वो वाले केसेस में नो TDS डिडक्शन विल बी डन। एंड जो ऊपर मैंने बोला ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी मोर देन 2,50,000 फॉर TDS, दैट इज एक्सक्लूडिंग योर GST एंड कॉम्पेंसेशन सेस। तो GST और कॉम्पेंसेशन सेस इंक्लूडेड नहीं होगा उसमें, नहीं तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा ना। फिर देखो TDS डिपॉजिट कब तक करना है? बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने के 10 तारीख के अंदर अंदर, बाय 10th ऑफ बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आप TDS डिपॉजिट कर दोगे। कौन सा मंथ का नेक्स्ट मंथ? व्हेन टैक्स वाज डिडक्टेड, उसके नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख के अंदर अंदर। फिर यहाँ पे देखो, ये डिडक्टर है, ये डिडक्टी है, मतलब डिडक्टर मतलब जो रेसिपिएंट है, डिडक्टी मतलब जो सप्लायर है। ठीक है। पहले तो जो सप्लायर है, सप्लायर विल क्लेम TDS क्रेडिट इन हिज ई कैश, ई क्रेडिट, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, जो डिडक्टी है he will claim TDS credit in e-cash ledger and the same is reflected in the return of deductor furnished under section 39 and बदले में जो टैक्स डिडक्टर है he will provide a certificate of TDS deduction within 5 days from deposit to government. This is basically procedure for TDS डिडक्शन। यहाँ से इक्का दुक्का MCQ आ गया तो
नसीब है। आप लोगों को लगेगा कि पढ़ा हुआ था, चलो बढ़िया बात है। तो जो डिडक्टर है ही विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस विद इन कितने दिन के अंदर अंदर 5 days फ्रॉम डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। इन केस ऑफ फेलियर, मतलब फेल्स किस में फेल करता है, इन इशूइंग। अभी वो किसी ने मतलब जो रेसिपिएंट है उसने, जो डिडक्टर है वो, इफ द रेसिपिएंट फेल्स इन इशूइंग द टीडीएस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे एक पेनल्टी है ₹100 पर डे फॉर सच फेलियर कंटिन्यूज। मतलब जब तक फेलियर कंटिन्यू करेगा तब तक के लिए पर डे ₹100 करके पेनल्टी है। एंड दिस पेनल्टी इज टू द ट्यून मैक्सिमम ऑफ 5,000, मतलब 5,000 कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता है, मैक्सिमम 5,000। तो फिर और एक छोटा सा नोट, इफ इरोनियसली एक्सेस डिडक्टेड, रिफंड अंडर सेक्शन 54 will be allowed and no refund to the deductor if deductee has already taken credit। हाँ, ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक केस हो गया, इफ इरोनियसली एक्सेस टीडीएस डिडक्टेड, रिफंड अंडर सेक्शन 54 विल बी अलाउड। एंड दूसरा केस है नो रिफंड, रिफंड वाला कब, टू द डिडक्टर इफ डिडक्टी has already taken credit in e-cash ledger of the TDS। तो जो नो रिफंड वाला केस है, इफ deductee has already taken the credit in his e-cash ledger of the TDS। फिर देखो, जो ट्रांजैक्शन है ना, अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है तो वो वाले केसेस में कोई टीडीएस लायबिलिटी नहीं आएगा। इफ़ द सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड सप्लाई, वो केस में जीएसटी ही नहीं लगता है, तो नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस एट ऑल। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ नॉट अ सप्लाई वाला केस में नो टीडीएस, एंड दूसरा क्या बोला, अगर वो सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई में फॉल करता है, इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई देयर इज ऑल्सो नो टीडीएस। रीज़न क्या है भला, जहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई है वहाँ पे जीएसटी का ही कोई बात नहीं है, तो जीएसटी ही नहीं लगता है तो टीडीएस किस बात का। ठीक है, फिर देखो, रिलैक्सेशन फ्रॉम टीडीएस, an authority set up by act in parliament, that is, मतलब इसमें ना डिस्कस बेसिकली हो रहा है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस डिडक्शन। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस का जो मतलब कौन कौन लोग हैं जिन पे टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है वो डिस्कशन होगा। भला क्या है, एन अथॉरिटी सेटअप बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी स्टैट्यूट कॉरपोरेशन है, लाइक योर एज पर एग्जांपल लाइक आईसीएआई, जैसे स्टैट्यूट बॉडी, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी नहीं है। फिर देखो, एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट, मतलब कोई एंटिटी है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया हो एंड जिसमें 51% और मोर इक्विटी कंट्रोल विद द गवर्नमेंट, मतलब बेसिकली जो पीएसयूज है उनका बात चल रहा है। फिर सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सीजीएसजीएलए, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी सोसाइटी हो जो एस्टैब्लिश्ड हो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी, एंड पीएसयूज अलग से लिख दिया है। तो अगर ये वाला केसेस है, ये
सारे केसेस में नो TDS will apply if supply of goods or service made between above persons under section 51। मतलब यहाँ पे केस कौन सा है, जो सप्लायर है एंड रेसिपिएंट है, ये सप्लायर भी अबव पर्सन है, रेसिपिएंट भी अबव पर्सन ही है। तो दोनों साइड में ही अगर ये ऊपर वाले लोग ही इनके आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये केस में नो TDS विल अप्लाई। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना पूरा डायग्राम नॉन एप्लीकेबिलिटी। अभी इसके ऊपर लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस भी आया था। तो नो TDS will apply if supply of goods services made between above persons under section 51। फिर और एक छोटा सा नोट है, द टैक्स डिडक्टर नीड्स टू मैंडेटरी टेक रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑन द बेसिस ऑफ टैन नंबर। ये हम लोग ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी ऑलरेडी पढ़ के रखा है। रजिस्ट्रेशन लेना है किसको, जो टैक्स डिडक्टर है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है अंडर सेक्शन 24 ऑन द बेसिस ऑफ टैन नंबर, राइट। फिर आते हैं TDS का लास्ट पार्ट, दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं गाइस डिटेल में। देखो, ये सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। ये वाला चीज़ शायद आप लोगों को उधर पे अच्छे से नहीं समझा होगा। सप्लायर है, रेसिपिएंट है, ये सप्लाई दे रहा है सप्लायर रेसिपिएंट को। तो इधर पे सप्लायर बैठा हुआ है यूपी में, रेसिपिएंट भी यूपी में है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आ रहा है यूपी। तो अभी चेक करो, जो अपना दिस इज साइड ए एंड दिस इज साइड बी। दिस इज बेसिकली यू कैन से टेस्ट ऑफ नॉलेज। मतलब टेस्ट योर नॉलेज वाला जो पार्ट रहता है ना, वही है ये। चलो, तो गैस मैंने जो क्या बोला था, साइड बी वाला स्टेट्स अगर साइड ए में नहीं दिख रहा है वो केस में नो TDS एप्लीकेबिलिटी। यहाँ पे तो यूपी दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्रक्स फिर से पढ़ लो, क्या साइड बी वाला स्टेट साइड ए में दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क। अगर इसका आंसर यस में आया तब TDS liability will arise। if the answer is negative, that is no, वो केस में there is no TDS liability। तो गाइस ये क्रक्स था बेसिकली। तो अब बताओ, आप देख रहे हो कब सर बताएंगे, हम लोगों को क्यों थकना है फालतू का ना, ऐसा ही सोच रहे हो। चलो, तो इधर पे TDS लाइबिलिटी होगा पहला वाला केस में, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें TDS लाइबिलिटी होगा। फिर देखो दूसरा केस है, सप्लायर ये बैठा है, ये सप्लाई दे रही है, रेसिपिएंट है, सप्लायर इज लोकेटेड इन यूपी, रेसिपिएंट दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी। तो यहाँ पे सोच के बोलो, सी जो दिल्ली है, दिल्ली साइड बी वाला स्टेट है, तो वो साइड ए में दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है। तो ये केस में TDS लाइबिलिटी विल नॉट अराइज। अपना केस 2 में नो TDS, इसमें TDS यस, एंड केस 3 देखेंगे अभी। केस 3 में आ जाओ,
सप्लायर ये बैठा है, वो सप्लाई दे रहा है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट दिल्ली में है, सप्लायर यूपी में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली है। तो अभी देख के बताओ ये वाले केस में टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं। सोचो, तब तक मैं मेरा ड्राइंग कर लेता हूँ। हम क्यों थके ना। हाँ देखो, जो रिसिपिएंट मतलब साइड बी वाला जो स्टेट है दिल्ली, दिल्ली यहाँ पे साइड ए में दिख रहा है, यस। तो ये केस में टी डी एस विल बी एप्लीकेबल। इसका आंसर है टी डी एस इज एप्लीकेबल। तो गाइज ये केस का टी डी एस यस, नो टी डी एस यस। एक स्पेशल केस है, पढ़ लेते हैं। देखो, when the supplier is exclusively making RCM supplies, then supplier does not need registration under section 23, supplier not even liable to pay GST, hence no TDS by recipient। केस क्या हुआ, जहां पे सप्लायर एक्सक्लूसिवली आरसीएम सप्लाईज दे रहा है, वो वाले केसेस में देखो, सप्लायर इज मेकिंग एक्सक्लूसिवली आरसीएम सप्लाईज एंड रेसिपिएंट, वो वाले केस में जहाँ पे एक्सक्लूसिव आरसीएम है उधर पे डज नॉट नीड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23। तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ रहा है वो वाले केस में जीएसटी का भी, तो देखो जीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी एप्लीकेबल नहीं है, तो टीडीएस भी ऑब्वियसली नॉट एप्लीकेबल होगा ना। टैक्स का ही बात नहीं हो रहा है तो भला टीडीएस किस बात का। फिर लास्ट नोट है, नो टीडीएस कंसेप्ट इन, नो टाइम ऑफ सप्लाई, सॉरी, नो टाइम ऑफ सप्लाई कंसेप्ट इन टीडीएस। दैट इज आउटपुट टैक्स कुछ नहीं आएगा, इनपुट टैक्स कुछ नहीं आएगा, आरसीएम भी कुछ नहीं आएगा। टीडीएस इज नॉट अ लेवी, इट इज़ जस्ट अ कंट्रोल मैकेनिज्म। इस चीज़ को याद रख लो, कई बार इंटरव्यू में भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो टीडीएस इज नॉट अ टैक्स लेवी, इट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। तो टीडीएस में कभी भी आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आरसीएम वो सब का बात नहीं होगा, बिकॉज टीडीएस इज नॉट अ लेवी एंड ओनली अ कंट्रोल मैकेनिज्म। फिर टीडीएस का प्रोसीजरल पार्ट है छोटा सा, यहाँ तक आज के क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे। फिर टीसीएस वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। चलो, सी गाइस, जो टीडीएस अभी तक हम लोग ने पढ़ा उसका ये छोटा सा प्रोसीजरल पार्ट पढ़ लेंगे अभी, राइट। चलो, प्रोसीजरल पार्ट में क्या है, टीडीएस रिटर्न दैट इज रेसिपिएंट, वो जीएसटीआर 7 में भरना होता है विद इन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। किसको भरना होता है, रेसिपिएंट को, मतलब सप्लाई में जो रेसिपिएंट है ही नीड्स टू फाइल टीडीएस रिटर्न, जीएसटीआर 7 है, विद इन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है, एक तो जीएसटीआर 7 याद रख लो, विद इन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ ये वाला डेट याद रख लो। फिर देखो, TDS deducted by recipient shall be deposited within 10th of next month, पहले भी पढ़ा ये चीज़, and issue a certificate of TDS to the supplier by 15th of next month। जो सर्टिफिकेट ऑफ TDS है, तो यहाँ पे क्रक्स क्या निकला, जो
देखो GSTR 7 का जो डेट है ना, ये 10th है। फिर TDS डिपॉजिट का 3 डेट निकल के आया। TDS डिपॉजिट का भी डेट है 10th। एंड जो तीसरा डेट है दैट इज सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट ऑफ TDS इशू, मतलब TDS सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, दैट नीड्स टू बी इशूड विद इन 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे 3 ऐसा डेट निकल कर आया, 10th 15 एंड GSTR 7। अगर ये 15th के अंदर अंदर इशू नहीं किया तो वो वाले केसेस में देयर इज़ अ पेनल्टी ऑफ ₹1000 पर डे। 5000 इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ये है पेनल्टी इन केस TDS certificate not issued। तो गाइस आई होप TDS तक का जो कॉन्सेप्ट्स है ये चैप्टर का आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ गया होगा। देखो ये चैप्टर मैं थोड़ा पकड़ पकड़ के पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा स्लो जा रहा हूँ, बिकॉज ये वाला जो चैप्टर है ना, सम सॉल्विंग में आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब समझ के पढ़ना होगा, नहीं तो तभी दिक्कत आएगा आपको। सो दिस इज़ द रीज़न गाइज। जितना बाकी है ये चैप्टर में, TCS एक है, छोटा सा सेक्शन है, एंड ट्रांसफ़र ऑफ ITC है, वो भी थियोरेटिकल है। बेसिकली इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स मोर टू कंप्लीट दिस चैप्टर। एंड अगले लेक्चर में मैं ये चैप्टर तो ख़त्म करूँगा ही, एंड इसके साथ ई वे बिल वाला जो चैप्टर है वो भी ख़त्म करेंगे। तो एक लेक्चर अपना हो जाएगा, मैनर ऑफ पेमेंट ख़त्म होगा, कंटिन्यूड एंड ई वे बिल। फिर और एक लेक्चर मैं लूँगा रिफंड चैप्टर का। तो इतना तक पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट एज आई प्रॉमिस्ड सारे ट्रिकी चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे आपके, राइट। चलो गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, एंड मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली फीडबैक शेयर ज़रूर करो। एंड अभी तक अगर चैनल लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आगे के लेक्चर्स का अपडेट्स एंड मे अटेम्प्ट के लिए मैं SCMP भी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।